भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं नमिता सचदेव। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी खास पेशकश संस्कृति संवाद में, जहां संवाद होगा संस्कृति का, जहां बात होगी परंपरा की, धरोहर की, इतिहास की, त्योहारों की और यहाँ की डाइवर्सिटी की, जहां हर परंपरा एक कहानी कहती है। हर कहानी में एक सीख होती है। भारतीय संस्कृति एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, जीवन को पोषित करती है और परिवर्तन को अपनाती है। कला और संस्कृति के इसी खास संगम को आप सब तक पहुंचाने के लिए हमारी कोशिश है ये कार्यक्रम संस्कृति संवाद। तो शुरुआत करते हैं, पर सबसे पहले नजर डालते हैं आज के एपिसोड की झलकियों पर। देश में इस समय वीर जवानों को समर्पित एक नारा, एक देश, एक धड़कन। दक्षिण भारत के सुदूर क्षेत्र में स्थित कांचीपुरम के पवित्र शहर के समीप है। मुझे भी आश्चर्य है कैसे यहाँ आई क्योंकि बिजी सेठ की फैमिली से बनी। पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में स्थित सरथली गांव इतिहास के पन्नों में अपने निवासियों द्वारा विदेशी झलकियां देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के एपिसोड में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां से। देश में इस समय वीर जवानों को समर्पित एक नारा, एक देश, एक धड़कन, चारों तरफ गूंज रहा है। संस्कृति मंत्रालय की ये पहल अब सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि एक भावना बन चुकी है जो हर भारतीय के दिल में गूंज रही है। एक देश, एक धड़कन, ये नारा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की एक लहर बन चुका है। एक ऐसी लहर जो देश भर में देशभक्ति और एकता का संदेश फैला रही है। आज ये पहल डिजिटल दुनिया से निकलकर लोगों के दिलों और सोच का हिस्सा बन चुकी है और इस राष्ट्रीय भावना को और मजबूत बनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहा है। देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने वाला ये केंद्र अब एकता, गर्व और देशभक्ति से जुड़ी इस पहल की धड़कन बन चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कलाकोश प्रभाग द्वारा एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था बुद्धिज्म इन रूस। मुख्य वक्ता थे बौद्ध अध्ययन के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर अलेक्जेंडर तेरेनतित्व। उन्होंने रूस में बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक यात्रा और समकालीन स्वरूप पर गहन विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, कलाकोश प्रभाग के प्रमुख प्रोफेसर सुधीर लाल समेत कई विद्वान उपस्थित थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मीडिया सेंटर और राजभाषा अनुभाग के संयुक्त तत्वाधान में एआई पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कृत्रिम मेधा, जीवन को बेहतर बनाने की आसान तकनीक। संगोष्ठी के विशिष्ट वक्ता थे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपर्स मार्केटिंग हेड डॉक्टर बालेंदु शर्मा दाधीच। यहाँ पर बहुत सारे अवसर हैं। यदि आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देने के लिए समय है, सीखने के लिए समय है और आपके पास बहुत अच्छा कौशल है, आपने प्राप्त कर लिया, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। कोई सीमा नहीं है मित्रों, कुछ भी बना सकते हैं। खासतौर पर रचनात्मक क्षेत्रों में आप कुछ भी बना सकते हैं।
लेकिन उसके साथ ही दूसरा पक्ष इसका ये है कि इस सारी प्रक्रिया में लोग नहीं हैं, लोगों की कोई भूमिका नहीं है, उत्पादों की ज़्यादा भूमिका नहीं है, किसी तंत्र की कोई भूमिका नहीं है। संगोष्ठी में साइबर लॉ विशेषज्ञ पवन दुग्गल और दिल्ली विश्वविद्यालय के वेंकटेश्वरा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर वजाला रवि, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता श्रीमती खुशबू जैन ने भी एआई के विविध पहलुओं पर चर्चा की। क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंटरनेट से भी खतरनाक है। इंटरनेट तो एक ऐसा प्रकरण है जिसने भूगोल को इतिहास बनाया, आज हमारी जिंदगी का एक सेंट्रल लाइफलाइन बन चुका है। इंटरनेट भी सोता नहीं है, ना ही कुछ चीज भूलता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे 4 कदम आगे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं सोता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी कुछ चीज भूल ही नहीं सकता। और तीसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो क्षमता है जो इंटरनेट में नहीं है। क्षमता हमारे दिमाग के साथ है, हमारे मस्तिष्क, हमारी मानसिकता के साथ खिलवाड़ करने की क्षमता। इस कार्यक्रम ने जहां प्रतिभागियों को एआई की क्षमताओं से परिचित करवाया, वहीं उसके खतरों के प्रति आगाह भी किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जितनी दुनिया में इस समय बहस है, उसके मद्देनज़र 2 भागों में दुनिया बटी रहती है। युवा लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग संभवतः वो ये है कि नहीं, अब ये उतना अच्छा नहीं है, हम क्यों इस्तेमाल करें। ये एक ज़माने में कंप्यूटर के आने की जैसी कुछ बहस अभी भी है। 1970s के दशक से हॉलीवुड ने इस पर सोचना शुरू किया था। आपने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्मों से लेकर हॉलीवुड की वो तमाम फिल्में देखी होंगी जहाँ पर मशीन आप इन ह्यूमंस को आउटस्मार्ट करती है। वो डर आज तब भी था, आज भी है, और संभवतः आने वाले समय में ज़्यादा होगा। यानी कि क्विकनेस बढ़ी है, तेज़ी के साथ हम लोग चीज़ें कर पा रहे हैं। ये तेज़ी कितनी सार्थक होगी, कितनी सही दिशा में जाएगी, ये इट्स अ काइंड ऑफ ए टाइट रो वॉकिंग। मतलब एक तार पर चलने जैसा है कि जिसके इस बैलेंस में हम ना गिरें, लेकिन हम उस लक्ष्य को पा लें जो कि हम संभवतः चाहते हैं। उद्देश्य इसका यही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में एक अनूठी प्रदर्शनी सुनीत चोपड़ा द क्रिटिक एंड हिज आर्ट का आयोजन हुआ। आईजीएनसी की दर्शनम गैलरी में लगी इस प्रदर्शनी में प्रसिद्ध कला इतिहासकार, कला समीक्षक, राजनीतिज्ञ और विचारक सुनीत चोपड़ा के कलेक्शन से चुनी गई पेंटिंग, लिथोग्राफ, फोटो और मूर्ति शिल्प को प्रदर्शित किया गया। तो ये थी बीते सप्ताह की सुर्खियां। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का। भारतीय संगीत में वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है, खासकर जब हम बात करते हैं शास्त्रीय वाद्य यंत्रों की, तो इनकी तो बात ही निराली है। तानपुरा, वीणा, सितार, सरोद, वायलिन, सारंगी, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र मन को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत का अभिन्न अंग है सरोद। आज हम आपको एक ऐसे कलाकार के साथ मिलवाने जा रहे हैं जो सिर्फ सरोद वादन में नहीं, बल्कि सुर सिंगार, मोहन वीणा, सेनी रिबाब जैसे शास्त्रीय वाद्यों के वादन में भी पारंगत हैं। जी हाँ, इसीलिए इन्हें एक बहुवादक कलाकार के तौर पर भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध संगीतकार जयदीप मुखर्जी की। तो आइए आपको सुनाते हैं आईजीएनसी के 36वें स्थापना दिवस के मौके पर जयदीप मुखर्जी का सुर सिंगार वादन।
जयदीप मुखर्जी के सुर सिंगार की मधुर ध्वनि ने आपके कानों में यकीनन मिश्री सी घोल दी होगी। बहरहाल अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। इतिहास में कई ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो ये दर्शाते हैं कि देश की शासन व्यवस्था में प्रत्येक वर्ग और समुदाय को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। बात अगर तमिलनाडु के उत्तर मेरूर और उक्कल मंदिरों में मिले 8वीं से 12वीं शताब्दी के अभिलेखों की जाए तो उस समय भी शासन में लोगों की सीधी भागीदारी थी। इन अभिलेखों में स्थानीय प्रशासन के लिए निर्वाचन की विधि, क्षेत्रों के गठन, उम्मीदवार और मतदाताओं की योग्यता, अयोग्यता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल का वर्णन है। आज सिने सर्कल के इस खास सेगमेंट में हम आपको लोकतंत्र पर ही आधारित फिल्म भारत लोकतंत्र की जननी में दिखाते हैं उत्तर मेरूर और उक्कल के शिलालेखों में वर्णित लोकतंत्र। दक्षिण भारत के सुदूर क्षेत्र में स्थित कांचीपुरम के पवित्र शहर के समीप है एक छोटा नगर उत्तर मेरूर। जो किसी समय एक गांव और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का केंद्र था। सन 919 में परांतक चोला प्रथम द्वारा दिया गया एक आदेश मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है जो स्थानीय स्वशासन की चुनाव प्रणाली का वर्णन करता है। आदेशानुसार गांव को 30 विभागों में बांटा जाना है। ग्रामवासी ताड़ के पत्ते कोडुवोलाई पर अपने नामिती का नाम लिखकर एक पात्र में जमा करेंगे और उम्मीदवार हेतु आवश्यक है कर चुकाने वाली भूमि में 1/4 से अधिक वेली का स्वामी होना, स्वयं का आवास होना, 70 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक आयु का होना, दूसरों को शिक्षित करते हुए मंत्र ब्राह्मण में पारंगत होना। साथ ही वह उम्मीदवार जो व्यापार की समझ रखे और सदाचारी हो। या फिर निष्ठा से आय अर्जित करता हो, जिसका हृदय पवित्र हो, वह जो पिछले 3 वर्षों से समिति में नहीं है चुना जा सकता है। कोडुवोलाई पद्धति अर्थात चुनाव प्रक्रिया का अनुसरण इस प्रकार है। मिट्टी के एक घड़े के मुंह को कपड़े से बांधकर गली गली ले जाया जाएगा व उसमें योग्य व्यक्तियों के नाम पत्र एकत्रित किए जाएंगे। अंत में ताड़ के पत्तों के साथ घड़े अर्थात मतपेटी को गांव के मंडप में ले जाया जाएगा, जहां पूरे गांव को एकत्रित किया जाएगा। गांव के ज्येष्ठ जन, मंदिर के पुजारी, गांव के नवयुवक व नामांकित व्यक्ति का उपस्थित होना आवश्यक है। एक बालक जो इन प्रक्रियाओं में अंतर नहीं कर सकता, वह एक एक करके पात्र से ताड़ के पत्तों को चुनेगा। पत्ते उठाने से पहले ज्येष्ठ ग्रामवासी को अपने हाथों को ऊपर करके दिखाना आवश्यक है, ताकि इसकी पुष्टि हो सके कि उसके पास पहले से पत्ते नहीं हैं। उसके बाद वह समिति सदस्यों के नाम पढ़कर सुनाएगा, जिसे किसी अन्य ज्येष्ठ द्वारा जांचा जाएगा। तत्पश्चात इसे नवयुवकों द्वारा पुनः जांचा जाएगा। कुल 30 सदस्यों का चयन होगा, जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। उद्यान समिति के थोट्टा वरियम में 12 सदस्य, जल प्रबंधन समिति के एरी वरियम में 6 सदस्य,
ज्येष्ठ जनों की वार्षिक समिति में समस्त वरीयम के 12 सदस्य, साथ ही पंचवर वरीयम यानी स्थायी समिति एवं पौन वरीयम यानी स्वर्ण समिति से भी एक एक सदस्य होंगे। निष्ठा से अर्जित आय वाले एक समिति सदस्य को लेखा जोखा का कार्य सौंपा जाएगा। इसी समान प्रक्रिया द्वारा गांव के स्थानीय प्रशासनिक निकाय सभा के सदस्यों और ऊर्व कृषक समुदाय की सभा का निर्वाचन हुआ। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के लिए भी कठोर मापदंड परिभाषित किए गए थे। उक्कल नामक स्थान पर एक अन्य विष्णु मंदिर में परांतक प्रथम के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। चेन्नई से, वेल्लोर से, पुदुचेरी से तिरुन्नलवेली तक कई गांवों में अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो दर्शाते हैं कि 1000 वर्ष से भी पूर्व इन भागों में स्वशासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने का। संस्कृति संवाद के स्पेशल इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया के टॉप कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों और चित्रकारों के साथ की गई बातचीत के अंश। संगीत शब्द सुनते ही ना मन में आनंद की तरंगें उठने लगती हैं, और बात अगर शास्त्रीय संगीत की हो तो फिर तो कहना ही क्या। शास्त्रीय संगीत भारत की अनमोल धरोहर है। अनेक कलाकारों ने अपने अतुलनीय योगदान से शास्त्रीय संगीत को दुनिया भर में मशहूर किया है। इन्हीं में से एक नाम है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका, पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर प्रभा अत्रे जी। वो किराना घराने की जानी मानी गायिका रही हैं। उन्हें ख्याल गायकी और ठुमरी में गजब की महारत हासिल थी। तो आज के इस विशेष साक्षात्कार सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं उनसे हुई विशेष बातचीत के कुछ अंश। आपका ये जो करियर रहा है 60 साल का, इसके बारे में तो ये इस संगीत के क्षेत्र में आपकी एंट्री कैसी हुई, आप आई कैसे? मुझे भी आश्चर्य है कैसे यहाँ आई क्योंकि म्यूजिशियन के फैमिली से मैं नहीं हूँ। मुझे कोई संगीत का वारसा नहीं है। मेरे माँ और पिताजी दोनों एजुकेशन फील्ड में थे। पिताजी हेडमास्टर थे और माँ उसी स्कूल में शिक्षिका थी। वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, तो हेडमास्टर की डॉटर होने के नाते हर एक्टिविटी में मुझे भाग लेना पड़ता था। तो उसमें एक संगीत भी था। तो जो कोई आता था, कभी कोई प्रोग्राम हुआ तो इस लड़की की आवाज़ अच्छी है, टैलेंट अच्छा है। हाँ, पिताजी बोलते थे अच्छी बात है, लेकिन एक इमीडिएट जो कारण हुआ वो ऐसा हुआ कि मेरी माँ की तबीयत ज़रा ठीक नहीं रहने लगी। वो बार बार अपनी बीमारी के बारे में सोचती रही। तो किसी ने कहा कि चलो इनको थोड़ा सा उनका मन कहीं और लगे तो अच्छा है, तो संगीत सिखाइए। तो उसके लिए पिताजी ने किसी हारमोनियम टीचर को बुलाया। एक 7-8 दिन वो सीखी, मैं उसके साथ बैठती थी। तो उसने कहा मुझे नहीं सीखना है। तो पिताजी ने कहा कि अभी 8 ही दिन हुए, उनको कैसे ना बोले, तुम सीखो। तो मैंने सीखना शुरू किया। तो वहाँ उनकी गायकी का मैंने अच्छे से अभ्यास किया और फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड सिंगिंग सरगम। मेरे गाने में मैंने इंक्लूड किया वो एलिमेंट। आलाप तान तो सब गाते हैं, लेकिन सरगम फर्स्ट टाइम मैंने गाना शुरू किया क्योंकि मुझे उनका सरगम स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से मेरे अंदर एक कलाकार है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ठुमरी वगैरह जो है ना वो सीखने के बाद आती है ऐसा नहीं है। उसके लिए आपका टेम्परामेंट लगता है, वैसी वॉइस क्वालिटी लगती है। तो जब मैं सीखती थी, हमारे घर में रेडियो था जी। मैं जब छोटी थी तो और कोई मतलब सोर्स ही नहीं था सुनने के लिए जी। महफिलें भी बहुत कम होती थी जी। तो रेडियो में सुनती थी और उसमें रोशनारा बेगम, बेगम अख्तर, नूरजहान, ये सबको, बड़े गुलाम अली खान, सबको सुनती थी।
और वो ठुमरी उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो स्टाइल उनका, तो सुन सुन के मैंने बहुत सारा उठा लिया था। और उस वक़्त फरमाइश होती थी मुझे कि आप याद पे क्या हो, का करे सजनी वो गाओ, तो मतलब इतना अच्छा गाती थी। जब मुंबई आई, ट्रांसफ़र हो गई मेरी नागपुर से, जी जी। तो वहाँ आने के बाद मेरे बहुत सारे प्रोग्राम होने लगे, पेपर में नाम आने लगा, फ़ोटो छपने लगी, तो कुछ लोगों को जेलसी हो गई। उन्होंने फिर बोला कि इसके रोज़ प्रोग्राम होते हैं, पेपर में नाम आया तो उसको बहुत पैसे मिलते हैं। इनकम टैक्स को लिखा है उन्होंने कि ये पैसा वगैरह दिखाती नहीं। बाप रे, बहुत तकलीफ़ हुई मुझे उस वक़्त। उन्होंने समन्स भेजा, मेरा ये लिया, चलो आपने कहाँ से पैसा ला। मैंने कहा सब, मैं तो जानती भी नहीं थी, प्रोफेशन ही नहीं जानती थी। लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ और फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अभी मुझे यहाँ काम नहीं करना है, तो मैं नौकरी ही छोड़ दी। फिर 10 साल मैंने खाली गाना किया। अच्छा अच्छा। और फिर बीच में एसएलटी से, यूनिवर्सिटी से जी, उनका फ़ोन आया कि हमारे यहाँ जगह है, आप आएंगी क्या। मैं तो घर में शिक्षण का वातावरण तो था ही मेरे, और मेरी भी रुचि उसमें थी। तो मैं बहुत दिनों से सोचती थी कि खाली परफॉर्मेंस करने से कुछ नहीं होता। एकेडमिक अगर बैकग्राउंड आपकी स्ट्रांग हो तो आप जो काम करते हो उसके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। तो फिर मैंने एसएलटी ज्वाइन किया। सुरूंग की साधना पानी पे खींची लकीर जैसी, उठते ही मिट जाने वाली। तो ये थी पद्म विभूषण डॉक्टर प्रभा अत्रे जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित किया। अब कार्यक्रम संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट का वक्त आ गया है, जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं भारत के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और वहां की परंपरा से। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अंतर्गत देश के सारे गांव का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है, और इस सेगमेंट में आज हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब के सरथली गांव को। पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में स्थित सरथली गांव इतिहास के पन्नों में अपने निवासियों द्वारा विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध दिखाई गई वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है। गांव में लगभग 253 घर हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या 1339 है। भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले बनी ये इमारत एक हमेशा चुप रहने वाले फकीर की याद में यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा बनवाई गई थी और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद साहिब की स्मृतियों को संरक्षित रखने के लिए बनवाया गया गुरुद्वारा रणथम साहिब भी मौजूद है। सरथली गांव के निवासियों द्वारा सरथालेश्वर महादेव मंदिर में प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के दिन महंत मोहन गिरी जी शिवरात्रि मेले का आयोजन किया जाता है। सरथालेश्वर महादेव मंदिर गांव से लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सरथली गांव अपने नाम में ही शौर्य और साहस छुपाए हुए है। आज इस गांव ने अपनी पहचान एक संपन्न गांव के रूप में बनाई है। सरथली गांव का इतिहास और जनश्रुतियों के रूप में प्रसिद्ध वीर गाथाएं इस गांव को एक अलग ही कलेवर देती है। उम्मीद करते हैं कि संस्कृति संवाद का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपने सुझाव आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष शो संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ, नमस्कार।